हेलो स्टूडेंट, ईवीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम यूपी टेट साइंस के 2021 तक पूछे गए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वह ऊतक जो एक ही हड्डी यानी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। पहला ऑप्शन है उपकला इपिथेलियम, दूसरा है उपास्थि कार्टिलेज, तीसरा है स्नायु लिगामेंट, चौथा है वसामय ऊतक। तो पहला जो आपका ऑप्शन है उपकला यानी इपिथेलियम। जो उपकला है यह शरीर की बाहरी सतह और अंगों के आंतरिक स्तर को ढकता है। फिर आपका ऑप्शन बी है उपास्थि कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है यह हड्डियों में कुशन का काम करता है ताकि हड्डी आपस में रगड़ ना खाए। फिर तीसरा ऑप्शन है वसामय ऊतक, डी वाला ऑप्शन है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। वसा करने वाले टिश्यू जो होते हैं उसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो इसमें आपका सी वाला जो ऑप्शन है स्नायु लिगामेंट। स्नायु लिगामेंट जो होता है यह कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। यह जोड़ों में स्थिरता प्रदान करता है, इन्हें सही जगह बनाए रखता है। तो स्नायु यानी लिगामेंट वह ऊतक है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए बहुकोश की तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोश की तथा यूकैरियोटिक, एक कोश की तथा यूकैरियोटिक। तो जो बहुकोश की तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत के एनिमल होते नहीं हैं। फिर एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो भी प्रोटिस्टा जगत के एनिमल नहीं होते हैं। बहुकोश की तथा यूकैरियोटिक जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है ए कोश की तथा यूकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। तो ये जो होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के जो जीव होते हैं ये इनकी मुख्य विशेषता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोट होती हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी कोशिका में एक पूर्ण विकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इसेक्ट्रा। जो यूनिसेलुलर होते हैं इस किंगडम के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोश की जीवों को रखा जाता है। इसका जो आवास होता है यह मुख्यतः जली होता है। ये ताजे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन होता है इसमें विविधता होती है। ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ये पैरासाइट भी होते हैं। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है, फ्लैजला होता है, कुडपाद होता है यानी स्यूडोपोडिया होता है। प्रोटिस्टा किंगडम के जो एनिमल होते हैं वो अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, यूग्लिना होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लूकोज है ऑप्शन ए ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है जो ऊर्जा को एक्यूमुलेट करता है। फिर जो ऑप्शन जो सी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह एक पिगमेंट है जो केवल प्रकाश ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। फिर आपका आया ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लूकोज बनाने के लिए रिडक्शन की प्रक्रिया करता है, ना कि ऑक्सीजन निकालने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी जल है, जल जो है
ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है वह जल के अणुओं से आती है। फिर जो जल का प्रकाश अपघटन होता है, यानी जल का जो वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जब से लाइट से रिएक्शन करता है तो उस दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके वह जल को तोड़ता है और इस अपक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। जल के टूटने से जो ऑक्सीजन निकलती है वह पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है जल, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो जो आपका ऑप्शन डी है एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन के लिए होता है। फिर उसके बाद जो ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए और पशुपालन के लिए होता है। फिर जो ऑप्शन बी है पीसी कल्चर, वह मछलियों के पालन के लिए होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर जो होता है ये रेशम के कीड़े जैसे जो बॉम्बेक्स मौरी होते हैं उनके अंडों से लार्वा निकालने तक पाला जाता है। आहार इनका क्या है? यह शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कोकून का निर्माण होता है। लार्वा अपने चारों ओर रेशम के धागे का एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं जिसे कोकून कहते हैं। इन कोकूने से कच्चा रेशम निकाला जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया को ही सेरिकल्चर कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है, यानी आलू में तो नहीं होता है। फिर ऑप्शन ए आलू है, आलू में नहीं होता है। ऑप्शन सी गन्ने में भी नहीं होता है। ऑप्शन डी आम में भी नहीं होता है। ऑप्शन बी राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है वो एक मैंग्रोव प्लांट है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके जो बीज होते हैं ये फल के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं और ये फल से अलग होकर मिट्टी में नहीं उगता है। यह जो है ये फल के अंदर ही उगता है और उसमें जब वह अपने मात्र प्लांट से लगा हुआ रहता है, मात्र पौधे से जुड़ा हुआ रहता है, तभी वो अंकुरित हो जाता है। तो इसलिए राइजोफोरा जो है विविपेरस जर्मिनेशन, राइजोफोरा में विविपेरस जर्मिनेशन होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसे थक्का बनने से रोकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा है हिपैरिन, तीसरा है हीमोग्लोबिन, चौथा है एंटीबॉडी। तो जो आपका एंटीबॉडी है ऑप्शन डी, यह रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह O2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन ए थ्रोम्बिन है, यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जब चोट लगती है तो जो रक्त का थक्का बनता है वो थ्रोम्बिन के कारण ही बनता है। उसके बाद आया आपका हिपैरिन। हिपैरिन जो है यह हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक एंटीकांगुलेंट यानी थक्का रोधी पदार्थ है। इसका मुख्य काम रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल के भीतर रक्त के जमने से रोकना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है हिपैरिन। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृति, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी आमाशय।
तो जो यकृत है, हृदय है, आमाशय है, तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं। लेकिन जो ये अग्नाशय है, इनमें लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। हार्ट जो होता है, यह एक पेशी अंग है जो रक्त को पंप करता है। इसका कार्य हार्मोन उत्पादन में नहीं बल्कि रक्त परिसंचरण में है। आमाशय जो होता है, यह भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। इसमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। लीवर जो है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बाइल का निर्माण करती है। इसमें लैंगरहैंस दीपिकाएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है, इसमें लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं। अब ये लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं क्या? ये मानव शरीर के अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के भीतर पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। यह पैंक्रियाज का इंडोक्राइन भाग होता है जो सीधे रक्त से हार्मोन को स्रावित करता है। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं। एक अल्फा सेल है, दूसरा बीटा सेल है, तीसरा डेल्टा सेल है। अल्फा सेल जो होती हैं, वो ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं जो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। बीटा सेल जो होती हैं, वो इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं जो ब्लड शुगर का स्तर कम करता है। और डेल्टा सेल जो होता है, वो समय तो स्टेनिन हार्मोन का सिक्रीट करती हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए है अग्नाशय, इनमें लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन बी अम्ल में, ऑप्शन सी प्रोटीन में, ऑप्शन डी लिपिड में। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटीन। क्योंकि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनकी संरचना जटिल होती है जो विशिष्ट एमिनो एसिड के कड़ियों से बने हुए होते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, एंजाइम का रासायनिक रूप प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी पामेटिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो जो फार्मिक अम्ल है, ऑप्शन डी, यह चींटियों के डंक में पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी पामेटिक अम्ल जो है, यह सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो तेल और वसा में मिलता है। फिर ऑप्शन ए मैलिक एसिड, यह सेब जैसे फलों में पाया जाता है। फिर ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 9 का ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन सी जैंथोफिल, ऑप्शन डी फाइटोक्रोम। तो जो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना कि अंकुरण करता है। फिर ऑप्शन बी है प्लास्टोसिन, प्लास्टोसिन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन परिवहन में भाग लेने वाला एक प्रोटीन है। फिर उसके बाद है जैंथोफिल, ऑप्शन सी जैंथोफिल, जैंथोफिल यह पीला रंग द्रव्य यानी येलो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में सहायक पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। फिर आपका आया ऑप्शन डी फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम जो है वो फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाश संवेदी पिगमेंट है जो मुख्य रूप से पौधों के बीजों के अंकुरण और फूलों के आने और अंकुरों
के विकास को नियंत्रित करता है, यानी जो सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के आने और उसके जर्मिनेट होने तक उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल किए रहता है, तो उसे फाइटोक्रोम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि फाइटोक्रोम जो होता है वो वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 11। अब 2019 के PYQ क्वेश्चन है साइंस के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइटा है? तो ऑप्शन ए है मार्केंसिया पालामाटा, ऑप्शन बी है रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन सी है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ऑप्शन डी है रिक्सिया फ्लूटेंस। तो इसमें जो ए बी सी आमतौर पर स्थलीय और टेरेस्ट्रियल हैं, ये नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, ये जलीय नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस यह एक प्रसिद्ध लीवर बर्ड है जो मुख्य रूप से एक्वेटिक होता है। यह तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाले पानी की सतह पर या नीचे तैरता हुआ पाया जाता है। इसे फ्लोटिंग क्रिस्टल बर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक्वेरियम के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे यह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ रहता है। यह डाइकोटो मछली यानी द्विशाखित होता है। यह रिबन के आकार का होता है। इसके जो मूलाभास यानी राइजॉइड इसमें अनुपस्थित होते हैं, जो इसे जलीय जीवन के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो जलीय ब्रायोफाइट है। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ऑप्शन ए विस्कम, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ऑप्शन डी चंदन। विस्कम जो है ऑप्शन ए, यह एक आंशिक स्तंभ यानी परजीवी है, यानी पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वाटर और मिनरल के लिए यानी न्यूट्रिएंट के लिए ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ये टोटल रूट पैरासाइट है। ये पौधों की जड़ों से न्यूट्रिएंट लेता है। फिर आपका आ गया ऑप्शन डी, यह पार्शियल रूट पैरासाइट है, लेकिन पानी और खनिज के लिए दूसरे प्लांट के रूट पे डिपेंड रहता है। फिर ऑप्शन बी अमरबेल, अमरबेल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इनमें जड़ें पत्तियां नहीं होती हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म, इसमें बहुत ही सूक्ष्म और सल्की पत्तियां होती हैं। इसका तना पीला या सुनहरे रंग का धागे जैसा पतला होता है। अमरबेल एक टोटल स्टेम पैरासाइट है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ये होस्ट यानी पौधों के तने से लिपट जाता है और अपने विशेष अंगों जैसे हॉस्ट्रिया कहते हैं, इसके माध्यम से पोषक के संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम से सीधे जल व भोजन प्राप्त करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है पूर्ण स्तंभ परजीवी जो है वो अमरबेल है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। ऑप्शन ए अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। ऑप्शन बी वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन। ऑप्शन सी अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो वर्तिका जो होती है उसको स्टाइल कहते हैं। यह एक लंबी नली जैसी संरचना है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से यानी ओवरी से जोड़ती है। और अंडाशय क्या है यानी ओवरी क्या है? यह स्त्री केसर का निचला
फूला हुआ आधार भाग है जिसमें बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं। अब पुष्पासन क्या है? थैलमस, यह वह आधार है जिस पर पुष्प के सभी भाग टिके होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें ओवरी के शीर्ष पे दिखाया गया है, इसमें ओवरी को शीर्ष पे दिखाया गया है यानी अंडाशय को, जबकि अंडाशय आधार पर होता है। फिर ऑप्शन बी है, इसमें वर्तिका को वर्तिकाग्र से ऊपर रखा गया है, जो गलत है क्योंकि वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है। फिर ऑप्शन सी है, यहाँ क्रम पूरी तरह से व्यवस्थित है क्योंकि वर्तिकाग्र को सबसे अंत में रखा गया है। फिर इसमें है ऑप्शन डी, ये सही विकल्प है। जो वर्तिकाग्र होता है यानी स्टिग्मा होता है, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए एक चिपचिपे मंच का कार्य करता है। वर्तिका यानी स्ट्राइप, यह लंबी पतली संरचना है जो स्टाइल को ओवरी से जोड़ती है। फिर उसके बाद अंडाशय यानी ओवरी, यह स्त्री केसर का आधार भाग है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। फिर आपका लास्ट है पुष्पासन। पुष्पासन यह वह आधार है जिसपे पुष्प के सभी भाग टिके हुए होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि पौधों में मादा जननांग के भागों को जो व्यवस्थित क्रम में जो है वो पहले वर्तिकाग्र है, उसके बाद वर्तिका है, फिर अंडाशय होता है, उसके बाद आपका पुष्पासन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरी शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है पादप में, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी है कवक में, ऑप्शन डी है मोनेरा में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटिस्टा, क्योंकि नहीं, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो पांच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, मोनेरा, क्योंकि आर.एस. विक्टर द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी जीवों को उनकी कोशिकीय संरचना, पोषण के तरीके और प्रजनन के आधार पर विभाजित किया गया था। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है पादप यानी पौधा जो है वो यूकैरियोट और बहुकोशिकीय होता है। फिर उसमें जो ऑप्शन बी आपका है प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोट एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन सी जो कवक है यूकैरियोट वह मृतक जीवी होता है। लेकिन जो मोनेरा होता है, ऑप्शन डी जो है मोनेरा जो है यह इस किंगडम के सभी प्रोकैरियोट एनिमल हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोट होते हैं। इनकी कोशिका में डेवलप्ड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनकी जो कोशिका होती हैं इनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को मोनेरा में इंक्लूड किया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उतक है? तो इसमें ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी वृक्क। तो इसमें जो ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी जो है अंडाशय, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन डी जो है वो वृक्क, ये जो तीनों है वो ऑर्गन हैं, अंग हैं। लेकिन ऑप्शन सी ब्लड जो है ये रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट से बना होता है जो एक तरल मैट्रिक्स, जिसको एक तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है रक्त है वो ऊतक है यानी टिश्यू है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम है ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी FSH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है LH। तो इसमें जो ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, यह ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। फिर ऑप्शन सी जो है एस्ट्रोजन, ये ओव्यूलेशन के वक्त LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका आया ऑप्शन डी FSH, यह अंडे के विकास को उत्तेजित करता है लेकिन पीक पर नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए LH। LH जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लगभग 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर रक्त में तेजी से बढ़ाता है। तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम है LH, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपोकैम्पस है एक, हिपोकैम्पस जो है वो एक मीन है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन स्तनधारी, दूसरा ऑप्शन सिलेंट्रेट, तीसरा ऑप्शन जो है वो प्रोटोकॉल। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मीन है। जो हिपोकैम्पस होता है इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। भले ही इसका नाम घोड़ा है लेकिन इसका सिर भी घोड़े जैसा है, लेकिन यह एक मछली है। यह एक कशेर की जली जीव है जिनमें गिल यानी गलफड़ों के माध्यम से यह सांस लेती है और गलफड़ों से ढकी हुई रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जल अवशोषण, जल अवशोषण, ऑप्शन बी खनिज अवशोषण, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी खनिज परिवहन। तो इसमें जो जल अवशोषण है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये मूल रूम होगा, क्योंकि पौधे के जल का अवशोषण मुख्य रूप से जड़ों के मूल रोम यानी रूट हेयर द्वारा होता है। ये पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं जो मिट्टी के संपर्क में रहकर परासरण यानी ऑस्मोसिस करती हैं यानी जल को सोखती हैं। फिर जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी खनिज अवशोषण, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एपिब्लेमा होगा। एपिब्लेमा जड़ की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत यानी एपिडर्मिस है, जो खनिज तत्वों का अवशोषण इसी परत और मूल रोमों के माध्यम से होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, चौथा है। बी का करेक्ट ऑप्शन एपिब्लेमा चौथा है। फिर आपका ऑप्शन सी जल परिवहन, जल परिवहन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाइलम होगा, क्योंकि इसका यह ऊतक का मुख्य कार्य, जाइलम का जो मुख्य कार्य है ये जड़ों से अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाना यानी पत्तियों तक ले जाना है। तो इसका जो सी है उसका करेक्ट ऑप्शन पहला है जाइलम। फिर ऑप्शन डी खनिज परिवहन, खनिज परिवहन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्लोएम होगा। जाइलम जो है वह कुछ खनिजों का परिवहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है यह मुख्य रूप से पत्तियों में बने भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों खनिज आयनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा पहले का चौथा एपिब्लेमा, फिर उसके पहले का जल अवशोषण का तीसरा मूल रोम, फिर खनिज अवशोषण का एपिब्लेमा चौथा होगा, फिर जल परिवहन का पहला होगा, फिर उसके बाद खनिज परिवहन का दूसरा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थानिक जातियां क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें है स्थानिक जातियां क्या हैं? ऑप्शन ए, वे पौधे और जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। ऑप्शन बी, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों। ऑप्शन सी, वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पे हों। ऑप्शन डी, वो वन्य जातियां जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसमें इसमें जो ऑप्शन ए है इन्हें कॉस्मोपॉलिटन प्रजातियां कहा जाता है जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। यह स्थानिक जातियों के बिल्कुल विपरीत हैं। फिर उसके बाद आपका आया ऑप्शन सी, वे वन्य जातियां जो समाप्त होने के कगार पे हैं यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज उन्हें कहा जाता है, जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ये विशेष जाति की कोई परिभाषा नहीं है। फिर इसमें जो स्थानिक जातियां हैं इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। स्थानिक जातियां जो होती हैं वो इंडेमिक स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। उन पौधों व जंतुओं को कोशिकाओं में शामिल किया जाता है जो इंडेमिक स्पीसीज होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। अब आपका आया ईयर 2018। 2018 के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आर्गन, ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन, आर्गन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये प्रमुख वायुमंडलीय गैसें हैं, लेकिन यह गर्मी को नहीं सोखती हैं और ग्रीन हाउस के प्रभाव में योगदान नहीं करती हैं। तो इसमें अब आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो पृथ्वी तथा वातावरण द्वारा उत्सर्जित थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको उसका अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्रीन हाउस की जो प्रमुख गैसें हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, H2O और मीथेन है और ओजोन है। ग्रीन हाउस गैसेस जो वो होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी यानी औरक्त विकिरण को सोख लेती हैं और उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड वो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी थैलमस से, ऑप्शन सी पंखुड़ी से, ऑप्शन डी बाह्यदल से। तो इसमें जो ऑप्शन बी है थैलमस, थैलमस से विकसित होने वाले फलों को आभासी फल या नकली फल कहते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन सी पंखुड़ी और ऑप्शन डी बाह्यदल आमतौर पर फल के विकास में भाग ही नहीं लेते हैं। तो इसमें जो इसका वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडाशय। अंडाशय यह वह फल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के केवल परिपक्व अंडाशय से विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में अंडाशय यानी ओवरी की दीवार फल की दीवार यानी पेरिकार्प में बदल जाती है और ओवरी के अंदर के बीजांड बीज बन जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आम, नारियल, अंगूर, टमाटर और नींबू वास्तविक फलों के उदाहरण हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सरसों, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी पेटूनिया। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सरसों, सरसों जो है मस्टर्ड, यह एक आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधा है जो बीजों यानी सीड के माध्यम से प्रजनन करता है। फिर ये ऑप्शन बी जो है धनिया, यह भी बीजों के माध्यम से उगता है। फिर ऑप्शन डी पेटूनिया, पेटूनिया जो है यह एक फूल वाला पौधा है जो बीज के माध्यम से प्रजनन करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्न, ऑप्शन सी। फर्न जो है एक टेरिडोफाइट समूह का पौधा है। ये फूल नहीं देते हैं और न ही बीज पैदा करते हैं। फर्न में प्रजनन मुख्य रूप से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे बीजाणु यानी स्पोर के माध्यम से होता है। जब ये बीजाणु नम जमीन पर गिरते हैं तो नए फर्न के रूप में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन ए कोडॉन, ऑप्शन बी म्यूटान, ऑप्शन सी इंट्रॉन, ऑप्शन डी एक्सॉन। तो डीएनए का जो कोडिंग सेगमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग सेगमेंट होता है और इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है। तो फिर इसमें ऑप्शन ए जो है कोडान, कोडान जो होता है यह डीएनए आरएनए का 3 न्यूक्लियोटाइड समूह है जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए संकेत देता है। फिर इसमें जो आपका ऑप्शन बी है म्यूटान, म्यूटान जो है यह डीएनए की वह लंबाई है जो म्यूटेशन से गुजरने में सक्षम है। फिर आपका आया ऑप्शन सी इंट्रॉन, इंट्रॉन जो होता है ये डीएनए के गैर कोडिंग खंड है जिन्हें स्प्लीसिंग प्रक्रिया के दौरान आरएनए से हटा दिया जाता है। ये गैर कोडिंग अनुक्रम है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है ये डीएनए के वे खंड होते हैं जो कोडिंग का कार्य करते हैं, अर्थात ये प्रोटीन के सिंथेसिस के दौरान मैसेंजर आरएनए बने रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी की डीएनए के कोडिंग के सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है वो है मैग्नीशियम, फिर दूसरा जो है वो है कॉपर, तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन और चौथा जो है वो है लौह। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? क्वेश्चन 6 जो है वो कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी अर्थराइटिस, ऑप्शन डी कॉलेरा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है रिकेट्स, यह विटामिन डी और कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है, यह गैर संचारी है। फिर बी हाइपरटेंशन, यह उच्च रक्तचाप की स्थिति है जो जीवन शैली और अनुवांशिक कारकों के कारण होती है, इसे भी गैर संचारी कहते हैं। फिर ऑप्शन सी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो है यह जोड़ों में सूजन या दर्द की समस्या के लिए होता है, इसे भी गैर संचारी कहते हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है कॉलेरा, कॉलेरा जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है ना कि गैर संचारी है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह दूषित पानी के सेवन से तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉलेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। तो पेंसिलिन
की प्रतिजैविक दवाएं जो होती हैं वो फफूंद से प्राप्त होती हैं। फफूंद जो होता है ये फफूंद जो होता है ये पेंसिलियम नोटेटम यानी पेंसिलियम क्राइसोजेनम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ये पेंसिलियम फफूंद से यह रसायन निकाला जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोककर इन्हें मार देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, ऑप्शन बी फफूंद से प्राप्त होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है विटामिन। विटामिन जो होता है यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। यह शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने और मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी इसका प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है यह ऊतकों की मरम्मत करता है यानी ऊतकों का निर्माण करता है, जरूरत पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। फिर इसमें जो ऑप्शन सी है वसा, ये तो बहुत समृद्ध स्रोत है ही। फिर ऑप्शन डी जो कार्बोहाइड्रेट है यह शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है विटामिन, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं यानी न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वह होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वह होता है कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, माल्बोडिनियम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकेल। तो जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है वह है आपका कैल्शियम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी है विश्वव्यापी तापन, ऑप्शन डी है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी है जीवाणविक क्रिया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। तो स्टोन कैंसर होता क्या है? यह ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों विशेषकर संगमरमर तथा चूना पत्थर से बनी इमारतों का इरोजन और डिकलरेशन करते हैं। जब एटमॉस्फेयर में सॉक्स और नॉक्स जैसे पॉल्यूटेड एयर जो होती हैं वो मॉइस्चर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो एसिड रेन के रूप में यानी अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। और जब यह एसिड रेन होता है तो संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करता है जो उसे कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम में बदल देता है, जिससे पत्थर की सतह का रंग पीला या काला पड़ जाता है और यह कमजोर होकर उखड़ने लगता है। ताजमहल का पीला पड़ना स्टोन कैंसर का सबसे मुख्य उदाहरण है। तो स्टोन कैंसर जो होता है वो एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो वायु में जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 78% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी एक्रिलिक, ऑप्शन डी जूट।
तो जो ऑप्शन ए है कॉटन, ये भी प्लांट से पाया जाता है, तो ये एक प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन बी सिल्क, ये कीड़ों से निकाला जाता है, तो ये भी प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन डी जो है वो जूट, ये भी प्लांट के ये भी प्लांट के तनों से निकाला जाता है, तो ये भी एक प्राकृतिक रेशा है। लेकिन जो एक्रिलिक है ये कंपनी में रसायनों द्वारा बनता है, तो ये एक ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। अब आपका आ गया 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो पहला ऑप्शन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो क्लोरोफिल है वह फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है। और फिर उसके बाद जो ग्लूकोज है वह जो क्लोरोफिल ने जो क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है जो प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज है ऑप्शन ए, ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है जो ऊर्जा संचय करता है। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग ग्लूकोज बनाने के अपचयन प्रक्रिया में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी जो होता है रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। फिर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, यह ऑक्सीजन को दूस एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फिर थ्रोम्बिन, यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जब चोट लगती है तो यह रक्त का थक्का बनाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हिपैरिन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहंस की द्वीपकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो लैंगरहंस की द्वीपकाएं जो होती हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, प्रोटीन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ऑप्शन डी, ये यूनिसेलुलर तथा यूकैरियोट होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। ऑप्शन डी, जैंथोफिल जो है वो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी फाइटोक्रोम जो है वो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, फाइटोक्रोम। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है सी, स्नायु, लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वह एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 10, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होता है वह विविपेरस जर्मिनेशन कराता है। अब 2016 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो जो कपास के रेशे होते हैं उसका ऑप्शन ए है आंतरिक फल भित्ति से, ऑप्शन बी है बाह्य दल पुंज से, ऑप्शन सी है बीज चोल से, ऑप्शन डी है फल भित्ति से। तो जो ये कपास के रेशे जो होते हैं वो फल के आंतरिक या बाहरी भागों से नहीं बल्कि विशेष रूप से बीजों पर उगने वाले रोम होते हैं। कपास के रेशे कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर उगे रोम होते हैं, जो बीज चोल यानी सीड कोड इपिडर्मल लेयर होती है। जब कपास का फल, जिसे कपास गोलक या कॉटन बॉल कहते हैं, परिपक्व होकर फटता है तो इसके अंदर से बीजों से जुड़े हुए सफेद रुई के रेशे बाहर निकलते हैं, जिनको जीनिंग या ओटना नामक प्रक्रिया द्वारा इन रेशों को बीजों से अलग किया जाता है, क्योंकि ये सीधे बीज की बाहरी सतह से जुड़े होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है बीज चोल, यानी कपास के रेशे बीज चोल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी प्यूबा, ऑप्शन सी वयस्क, ऑप्शन डी लार्वा। तो जो रेशम कीट होते हैं ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहला जो होता है वो अंडा, दूसरा होता है वो लार्वा, तीसरा होता है प्यूबा और चौथा वयस्क होता है। तो जो लार्वा होता है यानी कैटरपिलर, जब अंडे से लार्वा बाहर निकलता है तो बहुत सारी शहतूत की पत्तियां खाता है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो इसमें फिर कोकून का निर्माण होता है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो वह अपने शरीर के चारों ओर प्रोटीन से बना एक धागा लपेटना शुरू कर देता है। इस रेशमी आवरण को कोकून कहते हैं। फिर प्यूबा आता है। प्यूबा जो होता है कोकून के अंदर जो कीट बंद होता है उसे प्यूबा कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए इन कोकूनों को, जिनके अंदर प्यूबा होता है, उसको धूप में रखा जाता है या उबले पानी में डाला जाता है, जिससे रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। प्यूबा की रेशम कीट जो है प्यूबा की अवस्था में इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पितृस्थ अंकुरण विशेषता है यानी विविपेरस जर्मिनेशन। ये जो है ये एक विशेष प्रक्रिया है जिनमें बीज फल के अंदर रहते हैं और उसके फल के अंदर ही ये अंकुरित हो जाते हैं। जब तक ये अपने मूल प्लांट से जुड़े रहते हैं तभी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है जलीय पौधे, जलीय पौधे है, इसमें पितृस्थ यानी विविपेरस अंकुरण नहीं होता है क्योंकि इनके बीज पानी के माध्यम से फैलते हैं। फिर ऑप्शन बी है मलुस्थली पौधे, ये पानी बचाने के लिए अनुकूलित होते हैं और इनके बीज अक्सर सुप्तावस्था में रहते हैं। ऑप्शन डी झाड़ियां, यह एक सामान्य श्रेणी है, जबकि विविपेरस जर्मिनेशन केवल विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे दलदल में रहने वाले पौधों की विशेषता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैंग्रोव पौधे। ये पौधे जो हैं वो दलदली और खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और नमक की अधिकता। अगर बीज सीधे दलदली मिट्टी में या खारे पानी में गिर जाएं तो वो सड़ सकते हैं। नमक की अधिकता के कारण अंकुरित नहीं हो पाएंगे। पौधे से लगे बीज में एक लंबी जड़ निकल आती है जो भारी होकर नीचे
गिरती है, जिससे वह सीधे कीचड़ में धंस जाती है और तेजी से इसका जो जड़ है वह जमीन को पकड़ लेता है। तो इसका जो मैंग्रोव पौधे होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राइजोफोरा का प्लांट होता है, जो विविपोरस जर्मिनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी सहायक टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी किलर लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सहायक टी लिम्फोसाइट। जो सहायक टी लिम्फोसाइट होता है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को अन्य संक्रमण से लड़ने के लिए संकेत देता है। जब ये कोशिकाएं बहुत कम हो जाती हैं तो शरीर की इम्यून सिस्टम जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं और शरीर अन्य बीमारियों और संक्रमण जैसे एड्स का शिकार हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता से, ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से, ऑप्शन सी पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, ऑप्शन डी स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो इसमें जो होता है सामान्य तौर पर हमारे शरीर की हर कोशिका के क्रोमोसोम में 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन कुल इसमें 46 होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें जोड़े के 21 डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं। इसी वजह से इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इस स्थिति में यह स्थिति जो होती है वो जन्मजात होती है और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के दौरान हुई एक गलती के कारण होती है। इससे प्रभावित व्यक्ति शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसका शारीरिक विकास धीमा हो जाता है और उसकी जो शरीर की बनावट होती है वो अलग हो जाती है। इसका जो IQ लेवल होता है वो कम हो जाता है। इस जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले होते हैं? तो ऑप्शन ए वाटर लिली, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी आर्किडीज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैक्टस। कैक्टस जो होता है ये रसीले पौधे यानी कैम होते हैं, क्योंकि ये एक अलग टाइप का फोटोसिंथेसिस करता है, उसका नाम है कैम। क्योंकि कैक्टस गर्म और सूखे रेगिस्तान इलाकों में उगते हैं, वे दिन के समय इवापोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी को ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये अपने पानी को अत्यधिक नुकसान होने से रोकते हैं, इसलिए ये अपने स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं। ये पौधे रात में अपने स्टोमेटा खोलते हैं जब टेम्परेचर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे कार्बोनिक एसिड के रूप में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। दिन के समय ये स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात में एक्यूमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन बी कैक्टस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं के पहचान के लिए तालिका विकसित की? तो इसमें ऑप्शन ए है गोथे
ऑप्शन बी है क्यूवियर, ऑप्शन सी है जानरे, ऑप्शन डी है थ्रियोफ्रिस्ट। तो जो थ्रियोफ्रिस्ट हैं उनको तो फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टीरिया प्लांटेरम, जिनमें इन्होंने कई पौधों का वर्णन किया। फिर इसके बाद आए ऑप्शन सी में जॉनरे। जॉनरे जो है इन्होंने जीवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉनरे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी की का विचार पेश किया, जिनका उपयोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन्होंने स्पीशीज शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी क्यूवियर। क्यूवियर जो है ये कंपैरेटिव एनाटॉमी के फादर हैं। ये जीवाश्म विज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया। फिर आए गोथे, ये एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने मार्फोलॉजी का अध्ययन किया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जानरे। जानरे जो है ये जंतुओं की पहचान के लिए तालिका का विकास किए। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। फिर इसमें है बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। इसमें जो है वो ऑप्शन ए नारियल, फिर ऑप्शन बी जो है वो टमाटर, फिर ऑप्शन सी केला केला में, ऑप्शन डी अंगूर में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नारियल। नारियल जो है ये जो बीज रहित पौधा है, इसका जो हम गरी खाते हैं, ये नारियल जो है ये एक अपवाद है, क्योंकि नारियल में फल का वह हिस्सा जिसे हम खाते हैं वह असल में भ्रूण पोष यानी इंडोस्पर्म है और बीज ही है। अगर नारियल बीज रहित होगा तो उसमें ना तो पानी होगा और ना ही वह सफेद भाग जो मलाई गरी हम खाते हैं। इसलिए नारियल बीज रहित होने का कोई अर्थ या प्रयोग नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो ऑप्शन ए इसमें दिया है CO2 प्लस H2O, फिर CH2O प्लस O2, फिर उसके बाद है ऑप्शन बी 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। फिर ऑप्शन सी है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस CO2। ऑप्शन डी है 6O2 प्लस 6O2। फिर ऑप्शन डी है C6H12O6 प्लस 6O2, फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वह असंतुलित है। फिर जो आपका ऑप्शन डी है, डी जो है यह कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन का समीकरण है, ना कि प्रकाश संश्लेषण का। फिर इसमें जो ऑप्शन सी है यह आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से विशेष रूप से जल के अणुओं के संतुलन के लिए है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सटीक ऑप्शन है, क्योंकि यह दिखाता है कि जल के अणु उपयोग किए जाते हैं और फिर 6 फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है 6CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधे वायुमंडल से लेते हैं। फिर 12H2O यानी जल जो होता है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से सोखते हैं। फिर इसमें जो सनलाइट होता है एनर्जी का सोर्स है। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में मौजूद ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट को पकड़ता है। ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया। फिर इसमें जो प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ये पौधों का भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट है। फिर प्लस 6O2 जो है उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में छोड़ी जाती है। फिर प्लस 6H2O है जो जल अतिरिक्त जल जो प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया का जो समीकरण है वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो इसमें विटामिन ए जो है विटामिन ए, फिर विटामिन बी। विटामिन ऑप्शन ए जो है वो विटामिन ए है। फिर ऑप्शन बी जो है विटामिन के है। ऑप्शन सी जो है वो विटामिन सी है। ऑप्शन डी जो है वो विटामिन ए है। ऑप्शन सी जो है वो विटामिन ए है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है, क्योंकि विटामिन डी द्वारा रिकेट्स होता है, विटामिन ए द्वारा रतौंधी होता है। तो जो विटामिन सी होता है इसके द्वारा जो है वो ये विटामिन सी के द्वारा एस्कॉर्बिक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से हमें मसूड़ों और दांतों का रोग होता है। ये खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और अन्य वेजिटेबल सब्जियों से ये प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, विटामिन सी। दैट्स ऑल। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम आगे के पार्ट 2 को हम इसमें कवर करेंगे।